बुध को लाल किताब क्या बोलती है? बेहया लौंडिया। जिन जिन लोगों की कुंडली के अंदर सारी शुभ युतियां हैं, उनसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। चंद्रमा चौथे घर के अंदर बैठा हुआ हो, आदमी कहता वाह वाह वाह, तेरे तो वारे न्यारे। एक गुरु मिल जाए जो रास्ता दिखा दे कि ले बेटा इस रास्ते पे बढ़, वो आदमी कभी रुकता नहीं। सबसे पहले ग्रहों का वो ज्ञान विज्ञान जानना जरूरी है। कहां बैठ के कौन सा ग्रह शुभ कौन सा अशुभ, जो मेरे ख्याल से वैदिक में अपने तरीके हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि लाल किताब से बढ़िया तरीका दुनिया में कोई नहीं बना, क्योंकि वैदिक वालों ने ही लाल किताब लिखी है। उनको वहां से जब कुछ कमियां मिली तो उन्होंने इसे लाल किताब में कन्वर्ट किया। हम ये कह सकते हैं कि लेटेस्ट पढ़ाई अगर देखी जाए तो वो लाल किताब की है, क्योंकि सब्जेक्ट तो समय के साथ चेंज भी होते हैं, उसके अंदर का कॉन्सेप्ट चेंज होते हैं, उसके फॉर्मूले चेंज होते हैं, तो हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि शनि को शुभ अशुभ कैसे तोलना है, बहुत सिंपल है। राहु 7 से 12 के घरों में हो तो शनि शुभ है, और राहु 1 से 6 घरों में हो तो शनि अशुभ है। लेकिन और बहुत सारे तरीके इसको बनाते हैं, वो लॉ बन जाते हैं, वो अलग चीज है। चंद्रमा की शुभ और अशुभ स्थिति, चंद्रमा चौथे घर के अंदर बैठा हुआ हो, आदमी कहता वाह वाह वाह, तेरे तो वारे न्यारे। चौथे घर के अंदर चंद्रमा, वो भी वृषभ राशि का। और ऐसे भी लोग दुनिया के अंदर हैं कि जिनकी माओ ने इतना दुख पाया होता है चौथे घर के चंद्रमा के कारण कि उनका दुख देख के तो आसमान भी कांपता है। तो ये कैसे हो जाता है? ये लाल किताब समझाती है कि अगर बृहस्पति पहले घरों में और केतु बाद के घरों में हो, यानी कि पहले 6 घरों के अंदर बृहस्पति और 7 से 12 तक केतु हो, तो चंद्रमा चाहे वृषभ राशि का, कर्क राशि का या किसी भी मित्र के साथ बैठा हो, गज केसरी योग में बैठा हुआ हो, आदमी की मां, प्रॉपर्टी, पैसा, घर की सुख शांति दुख पाए बिना नहीं रह सकती। वो दुख मिलेगा। उसके बाद मंगल का तो खेल ही बड़ा अजीब है। अक्सर राजनीतिकों की कुंडली के अंदर सूर्य शनि इकट्ठे मिल जाते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा दोस्त किसके हैं? इतने लोगों से जान पहचान, इतने लोगों को मनाना करना, और कहते हैं सूर्य शनि मिले तो मंगल बद हो जाता है। नहीं, सूर्य शनि मिले तो आदमी डिप्लोमेटिक हो जाता है, और ऐसा डिप्लोमेटिक कि उसको पता है इसके उबलते हुए उबाल को कैसे ठंडा करना है। 2 मीठी बातें बोल के उसको ठंडा कर देता है। लेकिन मंगल का शुभ होना कितना आसान है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 8वें घर के अंदर चंद्रमा हो, भले ही खराब वाला हो, मंगल शुभ है। बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा की किसी भी तरह से दृष्टि से, राशि से मेल हो गया, मंगल शुभ है। सूर्य पहले, तीसरे, चौथे, 9वें, 8वें घर के अंदर बैठ जाए, मंगल शुभ है। और अशुभ के तो बेअंत मेल है, वो आपको पढ़ने पड़े। जब ये कंडीशनें ना मिले तो समझ लो कि मंगल के अशुभ होने के चांसेस ज्यादा हैं। भाई बाकी की कंडीशनें पढ़ लो। बुध को लाल किताब क्या बोलती है? बेहया लौंडिया, जिसका कोई दीन ईमान नहीं, पता नहीं कौन से घर में बैठ के क्या बन जाइए। अरे 9वें घर के अंदर, 12वें घर के अंदर आप लोग बुध को बहुत ही बुरा मानते हो। लाल किताब वाले तो जानते हैं, अब तो वैदिक वाले भी मानते हैं। लेकिन 9वें और 12वें घर से शुभ बुध ऐसा देता है कि इंसान को मालो माल कर देता है। ये कैसे होता है?
9वें का 12वें का बुध देख के ज्योतिषी सिर्फ एक ही, ओ हो, ये तो बहुत बुरा हो गया ना। आपको पूरे असूल पता होने चाहिए कि ये कैसे होगा। 9वें घर के अंदर बुध हो, पहले, तीसरे, छठे, 7वें, 9वें या 11वें घर के अंदर अगर चंद्र, केतु या बृहस्पति हो तो बुध मालो माल करने वाला होता है, कभी खराब नहीं होता। पहले, तीसरे, छठे, 7वें, 9वें और 11वें घर के अंदर अगर चंद्र, केतु या बृहस्पति होए तो ये बुध बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। 9वें घर का बुध अशुभ है। 12वें घर के अंदर बैठा हुआ बुध अगर कहीं शनि या बृहस्पति दोनों की दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाए, या एक की राशि हो दूसरे की दृष्टि पड़ जाए, या ये तीनों ही 12वें घर में हो, तो उस बच्चे से बड़ा बिजनेसमैन उसकी पिछली 25 पीढ़ियों में पैदा नहीं हुआ होगा, इतना शुभ होता है बुध। बेटा ये है ज्योतिष, एक चुटकी के अंदर आप जवाब देते हो। सब कहते हैं इतने महंगे जीडी वशिष्ठ जी 5 मिनट से ज्यादा अपने सामने बैठने नहीं देते। हाँ भाई, मैं दिन के अंदर 100 आदमी देखता हूं, 5 मिनट से ज्यादा समय दे ही नहीं सकता और इतना पैसा भी लेता हूं। लेकिन मैं उनसे यही पूछता हूं कि 5 मिनट के बाद तुम्हारे मन के अंदर सवाल कौन सा रह गया, बाहर 1 घंटा सोच के अंदर आ जाना, नहीं रहता। ऐसे ज्योतिषी बनना बहुत जरूरी है। और ये ज्योतिषी आप कब बन सकते? जब आपको हर ग्रह के शुभ और अशुभ हो जाने का विज्ञान पता चल जाएगा। इसके बिना ज्योतिष करना वो नीम हकीम खतराए जान वाली बात है, समझ गए? और ये कोई मुश्किल नहीं है। लाल किताब के अरमान और फरमान अपने अंदर बसा लो। कितनी देर लग जाएगी? साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे, और इससे ज्यादा कितने लगाओगे? ज्यादा ही स्लो सोच है तो भाई 5 साल लग जाएंगे, और क्या होगा? आदमी को ज्योतिषी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी किस्मत है, कुंडली में देख लेना कि ज्योतिषी बनने के योग है कि नहीं। ठीक है, तो अब ये यहां तक बताया। बृहस्पति का भी सुन लीजिए। दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो साम दाम दंड भेद खेल के मोटी मोटी रकमें कमाते हैं, सारे अशुभ बृहस्पति वाले हैं, कोई शुभ बृहस्पति वाला नहीं है। क्योंकि शुभ बृहस्पति वाला परमात्मा का नाम लेता है, और अशुभ बृहस्पति वाला कहता है जिसको परमात्मा ने दिया उससे मैं लूंगा। तो शुभ बृहस्पति आ जाए तो खुशी मनाने की बात ही है ना, है कि नहीं? बस शर्त यह है कि बृहस्पति अकेला पड़ा सोया हुआ ना हो, उसमें 1-2 ग्रहों की मिक्सिंग हो जाए जो उसको युक्ति दे, आपको पता है आपकी सोच कैसे काम करती है, युक्तियां कैसे आती हैं? जिन जिन लोगों की कुंडली के अंदर सारी शुभ युक्तियां हैं, उनसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। और जिन जिन की जन्म कुंडलियों के अंदर शुभ और अशुभ ग्रह आपस में घुसे पड़े हैं, उस आदमी की अकल उतनी ही तेज है। क्योंकि इस सिचुएशन के बीच में उस सिचुएशन के बारे में सोचना और उसके अंदर इसके बारे में सोचना, ये ताकत तो जब सारे ग्रह मिले हुए होंगे तभी आएगी ना, नहीं तो कहां से आएगी? ये ताकत आ ही नहीं सकती। तो ये मैं पिछले सम्मेलन में बोला भी था कि शुक्र मनाना अगर जन्म कुंडली के सारे ग्रह अशुभ हो जाए तो, और शुक्र मनाना अगर दुश्मन ग्रह आपस में मिलकर के एक ही घर में बैठ जाएं, पर वहां बैठ के आदमी को अपने बचपन के अंदर कुछ नहीं समझ आता, क्या करे, कुछ नहीं समझ आता, क्योंकि उसकी एक सोच होती ही नहीं, मल्टीपल सोचें चलती है उसके अंदर, उसे आलस आता है, चीज चुनने में बड़ी दिक्कत होती है उसे। लेकिन एक गुरु मिल जाए जो रास्ता दिखा दे कि ले बेटा इस रास्ते पे बढ़,
वो आदमी कभी रुकता नहीं फिर। इसीलिए गुरु की अहमियत परमात्मा से ज्यादा है, रास्ता दिखाने वाला गुरु है। शुक्र का हर घर के अनुसार अपना फल होता है, हर घर के अनुसार। उसका शुभ अशुभ ऐसे जांचना संभव नहीं है। उसके लिए आपको अरमान फरमान ही पढ़ने पड़ेंगे। बुध के लिए अरमान फरमान पढ़ने पड़ेंगे। शनि का बहुत आसान है, राहु का भी खोल देता हूं। अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध पीछे और शुक्र आगे हो तो आप मान जाइए आपका केतु बहुत अच्छा है। इन लोगों से दोस्ती करिए, इन लोगों के साथ बिजनेस करिए, इन लोगों के साथ भरोसा करके आगे बढ़िए। आपको जिंदगी के अंदर चोट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव थॉट के लोग होते हैं और ऊंचाई में बढ़ना और साथ लेकर के दूसरों को बढ़ना, इन लोगों की ये खासियत होती है। लेकिन जिनके बुध आगे हो जाते हैं, शुक्र पीछे हो जाते हैं, उनका राहु खराब होता है। वो बेचारे अपनी ही समस्याओं में इतने ज्यादा जूझ रहे होते हैं कि कभी कभार धोखा कर देना उनकी मजबूरी बन जाता है। वो बुरे नहीं होते, धोखा कर देना उनकी मजबूरी बन जाता है। समझ गए? इस तरह के हालात देखिए। इतनी देर के अंदर आपको पिछले 40 साल का निचोड़ ज्ञान दे दिया, और अगर कहीं ये 10 बार भी सुन लिया ना, तो जिंदगी के अंदर ग्रह के शुभ और अशुभ में चोट नहीं खाओगे। बस 2 ग्रहों को पढ़ लेना, शुक्र और बुध को।